हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। आइए आज हम समझते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स की थ्योरी। हमें इस तरह से पढ़ना है स्टूडेंट कि कोई भी क्वेश्चन हमारा मिस ना हो, भले ही वो कितनी भी मार्किंग स्कीम का हो, भले ही वो एनालिटिकल बेस्ड हो। सो लेट अस अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू स्पीशीज कंटिन्यू होती है, वन जनरेशन आफ्टर अनदर जनरेशन। हम सबका एक लाइफ स्पैन होता है। इस लाइफ स्पैन का क्या मतलब है? हम सब पैदा होते हैं, फिर ग्रो करते हैं यानी चाइल्डहुड। अभी हम रिप्रोडक्टिव नहीं है पर ग्रो कर रहे हैं। फिर आता है रिप्रोडक्टिव फेज, फिर हम बूढ़े होते हैं जिसे ओल्ड एज, सेनेसेंस, एजिंग कहते हैं। देन वी डाई। नेचुरल डेथ की मैं बात कर रही हूँ, एक्सीडेंटल डेथ नहीं। तो ये जो हमारा बर्थ के बाद जो ग्रोइंग पीरियड है उसे एनिमल्स में जुवेनाइल और प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। क्वेश्चन आता है, भाई बहुत आसान है, पेड़ों में सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल, तो वहां वेजिटेटिव फेज कह देते हैं। तो ये जो पूरा साइकिल है, बर्थ, फिर जुवेनाइल फेज, फिर रिप्रोडक्टिव फेज, फिर सेनेसेंस, फिर नेचुरल डेथ, इसे कहते हैं हमारा लाइफ स्पैन। आइए देखते हैं। सो पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, दिस इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन में आता है, ये डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। अब यहां पर हम लाइफ स्पैन देख रहे हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स का, जैसे कुछ दिन से लेकर, फ्यू डेज से लेकर फ्यू थाउजेंड ईयर्स तक का लाइफ स्पैन हो सकता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, रेड वुड ट्री 4000 से 5000 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है एक पेड़। इसी तरह से पीपल का पेड़ 2000 से 3000 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है। एक आम का पेड़ 200 से 300 ईयर्स जिंदा रह सकता है। एक टॉर्टोइस, कछुआ 150 साल तक जिंदा रह सकता है। जबकि एक मे फ्लाई, पता है कितना होता है लाइफ स्पैन? 1 डे। यस, यू हर्ड इट राइट, 1 डे। यानी अगर मान लीजिए 1 जनवरी को दिन में 12 बजे वो पैदा हुई है, तो 2 जनवरी को 12 बजे तक वो ग्रो करके, रिप्रोड्यूस करके, ओल्ड होकर और डेथ भी हो जाएगी। तो फ्यू डेज से लेकर, इनफैक्ट 1 डे से लेकर फ्यू थाउजेंड ईयर्स तक हो सकता है। और इसी दो एक्सट्रीम्स के बीच में, यानी कुछ दिन से लेकर कुछ हजार साल के बीच में, ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन है। अब आइए हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ स्पैन्स पढ़ते हैं। यहां पर जो येलो से लिखा है वो एनसीईआरटी में दिया है। जैसे सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाला ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट होता है रेड वुड ट्री, बट दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। इसका 50% कर दीजिए, वो है पीपल 2000 से 3000 ईयर्स। इसका 10% होता है बरगद का पेड़, यानी 200 से 300 या 400 साल तक। इसमें 50 ईयर्स कम कर दो, टॉर्टोइस। तो भाई शुरू के तीनों तो पेड़ हैं, तो जानवर, लिविंग एनिमल सबसे ज्यादा कौन सा रहता है? कछुआ। इसमें 10 ईयर्स कम कर दीजिए, तोता, पैरट 140 ईयर्स। इसका 50% कर दो, एलिफेंट 70 ईयर्स। 10 ईयर्स कम कर देंगे, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स। और 10 ईयर्स कम कर दो, घोड़ा, हॉर्स 50 ईयर्स। इसको जस्ट आधा कर दो, डॉग 25 ईयर्स। जितना डॉग का है उतना ही कैट का है, क्योंकि हम घर में गाय भी पालते हैं, कुत्ता भी पालते हैं, तो 25 ईयर्स। और गाय क्या खाती है? केला, तो केले का भी है 25 साल। और गाय के ऊपर कौन आके बैठता है? कौआ, क्रो, तो क्रो का है 15 साल। रोजेस, कितने तरह के रोजेस होते हैं? मोटी मोटी बात करें, 5-7 तरह के। येलो रोज, पिंक रोज, रेड रोज, ब्लैक रोज होता है क्या? व्हाइट रोज। सो रोजेस 5-7 तरह के हैं, यानी 5 से 7 साल। देन चावल का 4 महीने, चावल, गेहूं 4-5 महीने होता है, मंथ्स। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट फ्लाई जिसे ड्रोसोफिला कहते हैं, ऑलमोस्ट 1 मंथ। और तितलियों का हफ्ता यानी 15 दिन, इसका भी आधा यानी 1 to 2 वीक्स। और मे फ्लाई एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन। स्टूडेंट्स, मेरी एडवाइस है कि एक सीरियल ऑर्डर में याद करिए और बार बार उसी सीरियल ऑर्डर में रिवाइज करिए, उसी में रिवाइज करिए, ताकि जैसे ही आपको डॉग आएगा आपके दिमाग में वो सीरियल ऑर्डर आएगा। हॉर्स का आधा 25 ईयर्स, डॉग, काव, और काव खाती है बनाना, इन तीनों का 25 ईयर्स। तो आप बहुत अच्छे से आंसरिंग कर सकते हैं। आइए ये देखिए, चलिए लिखवाइए मुझे, बताइए एलिफेंट का कितना पड़ा है? एलिफेंट, पैरेट है 140 साल और उसका आधा एलिफेंट 70 ईयर्स। रोज 5-7 तरह के होते हैं, तो 5 to 7 ईयर्स। डॉग, काव, बनाना सब है 25 ईयर्स। तो बनाना भी 25 है, काव भी 25 है, और डॉग भी 25 है। बटरफ्लाई ऑलरेडी नोटेड है,
क्रो काव के ऊपर बैठता है, उससे छोटा 15 साल। पैरेट ऑलरेडी 140 ईयर्स, बट क्रोकोडाइल है नॉट क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज है 150 ईयर्स। क्रोकोडाइल कितना होता है? एलिफेंट से 10 साल छोटा यानी 60 ईयर्स, और हॉर्स इससे भी 10 साल छोटा यानी 50 ईयर्स। राइस का पेड़, गेहूं चावल कुछ महीने यानी 4 मंथ्स। बरगद का पेड़ पीपल के पेड़ से 10% था, 200 से 300 या 400 साल तक एक बरगद का पेड़ जिंदा रह सकता है। और ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई है ऑलमोस्ट 1 मंथ। सो दीज आर द लाइफ स्पैन ऑफ फ्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ ये ऑलरेडी वही चार्ट है जो मैं आपको समझा चुकी हूं। अब स्टूडेंट यहां पर एक मजेदार बात देखिए, क्या हम लाइफ स्पैन को साइज से कोरिलेट कर सकते हैं? इस बात को समझिए। पैरट यानी तोता और कौआ, इनका ऑलमोस्ट सेम साइज होता है, पर लाइफ स्पैन का कोई लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ 15 साल, इसका ऑलमोस्ट 10 गुना 140 ईयर्स। इसी तरह एक मैंगो का पेड़ और एक पीपल का पेड़, दोनों दिखने में साइज सेम है, पर मैंगो का पेड़ सिर्फ 200 से 300 साल तक जिंदा रहता है लाइफ स्पैन, जबकि पीपल का पेड़ 2000 से 3000 साल। यानी हम क्या कह सकते हैं कि साइज या उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसका आपस में कोई लेना देना नहीं है। जैसे साइज ऑफ पैरट एंड क्रो 15 ईयर्स है, पैरट 140 ईयर लाइफ स्पैन है। साइज बहुत ज्यादा अलग नहीं है, पर लाइफ स्पैन में बहुत वाइड डिफरेंस है। इसी तरह मैंगो ट्री ऑलमोस्ट उतना ही है साइज में जितना पीपल ट्री है, पर पीपल ट्री 2000 से 3000 ईयर्स लाइफ स्पैन है और मैंगो ट्री जस्ट 200 से 300 ईयर्स है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि लाइफ स्पैन जो है वो उनकी साइज से नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड। अब लाइफ स्पैन खत्म कब होता है? डेथ के साथ, नेचुरल डेथ, मृत्यु के साथ। क्या हर जानवर की, हर ऑर्गेनिज्म की आई शुड से मृत्यु होती है? नहीं जी हाँ, एक है जिनको अमरता का वरदान मिला है। कौन है वो? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मॉर्टल मतलब मरने वाला, ये इमॉर्टल है, दे नेवर डाई। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। मालूम है क्यों? एक सेल की बॉडी है बैक्टीरिया की, वो 2 में डिवाइड कर गया, तो उस बैक्टीरिया का कुछ भी हिस्सा मरा नहीं, बल्कि वो अपने 2 डॉटर सेल्स के रूप में जिंदा हो गया। उस रूप में वो आगे जिंदा रह रहा है। इसीलिए कहते हैं कि वो अजर अमर है, यानी कि डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज अ सर्टेनिटी। डेथ तो होती है, कोई भी इंडिविजुअल इमॉर्टल अमर नहीं है, पर एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, वो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली वो विच रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। आ गए मजे? चलिए आइए अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि एक्चुअली रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब है, ये वो प्रोसेस है जो मस्ट है, इंश्योर करता है कि स्पीशीज कंटिन्यू रहे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यू रहे। रिप्रोडक्शन में हम अपने ही तरह के ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक डॉग और बिच की मीटिंग हुई, रिप्रोडक्शन हुआ तो एक बंदर का बच्चा पैदा हो जाएगा, नहीं, डॉग का ही होगा, राइट। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? नंबर 1 एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये हमें पता होना चाहिए। इसमें गिव राइज टू यंग वन या ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, राइट। ये डेफिनेशन आ सकती है, 1 मार्क में हमें आना चाहिए। इसमें सबसे पहले बर्थ होगी, फिर ग्रोथ होगी, ग्रोथ के बाद मैच्योर होगा और फिर न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करेगा, यानी रिप्रोडक्शन होगा। यानी एक पूरी साइकिल है। क्या क्या साइकिल है? पहले बर्थ, फिर ग्रोथ, ग्रोथ में जुवेनाइल फेज आएगा या वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स, जहां पे जिसे हम चाइल्डहुड कहते हैं, हम ग्रो तो कर रहे हैं पर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। फिर रिप्रोडक्शन वाला फेज आएगा एंड फिर एजिंग और फाइनली डेथ। इसकी साइकिल होगी, बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। और इसी के कारण कंटिन्यूटी रहेगी स्पीशीज की, जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन। इज इट क्लियर? नाउ कौन कौन सी चीजें हैं जो इस बात पर असर डालेंगी कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? भाई बहुत सिंपल सी बात है। आप कहोगे मैम उसकी इंटरनल जेनेटिक्स जो है, यानी उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है। दूसरा उसका हैबिटेट, पानी में रहता है, लैंड पे रहता है, कहाँ रहता है, उसके अकॉर्डिंग उसका रिप्रोडक्शन होगा, हैबिटेट एंड सर्टेन अदर फैक्टर्स, ये डिसाइड करेंगे हाउ इट रिप्रोड्यूसेस। 2 तरह से रिप्रोडक्शन होता है जिसे अब हम समझने वाले हैं। आइए समझते हैं।
सो रिप्रोडक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स माय डियर स्टूडेंट्स, और इस पे डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है या इनका डिफरेंस करके क्वेश्चन भी आ सकता है। एक जहां पर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, वन पेरेंट से डॉटर सेल बन रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन पेरेंट ओनली, उसे कहते हैं एसेक्सुअल। और जहां पे कम से कम 2 गैमीट्स बनेंगे, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, भले ही वो दोनों गैमीट एक ही इंडिविजुअल में बने, बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हो, लेकिन 2 तरह के गैमीट्स हैं यानी 2 इंडिविजुअल्स मानेंगे हम, और वो दोनों फ्यूज कर रहे हैं यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बात समझिए, एसेक्सुअल में भी गैमीट बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं, लेकिन वो फ्यूज कभी नहीं करेंगे, फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होगा, मियोसिस कभी नहीं होगा। ये 2 की इवेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल में होते हैं। आइए देखते हैं। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सिंगल पेरेंट है, गैमीट बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, तो उसे कहते हैं एसेक्सुअल। ये डेफिनेशन हमें आनी चाहिए, यू हैव टू लर्न दिस। लेकिन अगर 2 पेरेंट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट करेंगे और फिर मेल फीमेल गैमीट का फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन होगा, यानी 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, देन इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क में भी आ सकता है, डिफरेंस करके 2 मार्क 3 मार्क में भी आ सकता है। हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए, कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आएगा आपके एग्जाम में, बस वहीं से घुमा के पूछेंगे। चलिए अब आइए हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं जो बहुत इजी है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं सेक्सुअल में, और इसमें 1 पेरेंट है। इसमें हमेशा गैमीट बनेंगे और फ्यूज करेंगे बाय फर्टिलाइजेशन। इसमें गैमीट बन सकते हैं पर फर्टिलाइजेशन फ्यूजन कभी नहीं होगा। इसमें ओनली माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा। इसमें माइटोसिस तो होगा बट मियोसिस भी होगा। और मियोसिस होता है तो आपको आइडिया है 11th क्लास सेल साइकिल सेल डिवीजन, उसमें पैकाइटिन स्टेज में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, वेरिएशंस आते हैं, बदलाव आते हैं। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के कारण ही हम अपने पेरेंट्स की कार्बन कॉपी नहीं है। एसेक्सुअल में ऐसा नहीं होता। बैक्टीरिया के जो दोनों डॉटर सेल है ना, वो आपस में भी कार्बन कॉपी है और पेरेंट की भी कार्बन कॉपी है, और ऐसे कार्बन कॉपी को बोलते हैं क्लोन्स। क्लोन्स क्या है? ऐसे ऑफस्प्रिंग, ऐसे बच्चे जो अपने पेरेंट्स से और आपस में जेनेटिकली भी सिमिलर है, और अगर जेनेटिक सिमिलर होगा तो दिखने में, एक्सटर्नल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी में भी सिमिलर है। इसे आप भूल सकते हैं, इसे मैं कट कर देती हूँ। स्टूडेंट ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी की लाइन है। क्लोन्स क्या होते हैं? ऑफस्प्रिंग्स विच आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर अमंग देमसेल्व्स एज वेल एज टू द पेरेंट। ऑफ कोर्स ये सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पॉसिबल है। नाउ मुझे बताइए एवोल्यूशन में किसका रोल होगा? विकास में। भाई विकास का मतलब जैसे जैसे बाहर एनवायरनमेंट में बदलाव हो रहा है, अंदर भी बदलाव हो, वो कब पॉसिबल है? जब मियोसिस होगा। तो एवोल्यूशन विकास में इसका रोल है, क्योंकि वेरिएशंस यहाँ हो रहे हैं। यहाँ विकास में कोई रोल नहीं है क्योंकि वेरिएशंस नहीं हो रहे हैं। नाउ ऑफ कोर्स ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा, तो धीरे धीरे होगा, ये जल्दी जल्दी होगा, सिंपल होगा। एक बार में बहुत सारे, बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत सारे प्रोजेनी फटाफट 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 रिप्रोड्यूस करते जाएंगे, इसमें टाइम लगेगा। और एक बार में बच्चे पैदा भी कम होंगे, ऑफस्प्रिंग्स बॉर्न विल बी लेस। तो क्या चीज है जो सिर्फ सेक्सुअल में होती है, एसेक्सुअल में कभी नहीं? मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। अब एनसीईआरटी में ही आगे जाकर एक लाइन आती है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे एल्गी, फंजाई, एनसीईआरटी की लाइन है जो बता रही हूं, जो जब फेवरेबल कंडीशन है तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि सिंपल है, इजी है, ज्यादा एनर्जी नहीं लगती। पर जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है वो स्विच कर जाते हैं सेक्सुअल मोड में। क्यों? भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते रहे, बाहर एनवायरनमेंट प्रतिकूल हो गया, अनफेवरेबल, वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो कार्बन कॉपी बन रहा है। पर अगर उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्विच करा तो हो सकता है क्रॉसिंग ओवर के कारण, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण कुछ ऐसा नया जेनेटिक्स आ जाए जो उस अनफेवरेबल कंडीशन में उन्हें सर्वाइव करवा दे। तो इसीलिए वो फटाफट से पाला बदलते हैं और एसेक्सुअल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्विच करते हैं। राइट? तो आइए पहले हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। 1 मार्क में डेफिनेशन, नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट। एक दूसरे की भी कॉपी है, पेरेंट की भी कॉपी है।
और इन्हें ये सिर्फ जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है, मॉर्फोलॉजिकली भी आइडेंटिकल है। यानी व्हाट इज अ क्लोन, 1 मार्क में डेफिनेशन आती है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स, एक दूसरे से भी सिमिलर है, भाई बहन सारे, और अपने पापा या मम्मी एक ही पेरेंट है उससे भी सिमिलर है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कहाँ कहाँ होगा, पहले उसे समझिए। देखो बहुत सिंपल है। एक तो हम जानते हैं ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में होता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कौन से किंगडम में होता है, रटना नहीं है चीजों को। मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, और प्रोटिस्टा सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फिर मल्टी सेल्यूलर की अगर हम बात करें तो जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, सिंपल, जैसे पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा यानी हाइड्रा, स्पॉन्जेस, लोअर एनिमल्स, ऐसी लोअर प्लांट्स जैसे एल्गी, फंजाई, ये सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। पर अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें मल्टी सेल्यूलर, तो हायर प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जी हाँ, एज इट इज कार्बन कॉपी आलू, कार्बन कॉपी अदरक, कार्बन कॉपी मैंगो बन सकता है। पर हायर एनिमल्स में कभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो कहां कहां होता है, 3 जगह, रटना नहीं है, बोलिए मेरे साथ। नंबर 1 सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा। नंबर 2 ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स जिनकी रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एल्गी आ जाएगा, फंजाई, पॉरीफेरा यानी स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेटा यानी हाइड्रा, मैं पढ़ाऊंगी हाइड्रा में बडिंग के थ्रू, पॉरीफेरा में फ्रैगमेंटेशन के थ्रू, इंटरनल बड्स के थ्रू, फंजाई में स्पोर्स, कोनिडिया के थ्रू, एल्गी में जू स्पोर्स के थ्रू, इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मैंने लिख दिया है यहाँ, मल्टी सेल्यूलर में हायर प्लांट्स में होता है, हायर एनिमल्स में कभी नहीं होता। एनसीईआरटी की लाइनें आगे जाके दिखेगी। हायर प्लांट्स में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हाउ डू दे रिप्रोड्यूस, आइए समझते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं पहले तरीके की। लेट मी डू वन थिंग, लेट मी पुट अप अ स्लाइड फॉर यू, ताकि आपके लिए चीजें बहुत बहुत ईजी हो जाए। आप इसी तरह से फ्लो चार्ट बना सकते हैं, इसी तरह का माइंड मैप बना सकते हैं, ताकि रिवीजन बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें फर्स्ट है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का सिंपल सा मतलब है, 1 पेरेंट सेल पहले न्यूक्लियस स्ट्रेच करेगा, साइटोप्लाज्म स्ट्रेच करेगा, यानी न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, और 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। जैसे कि अमीबा में होता है, एनसीईआरटी में अमीबा का डायग्राम दिया है, पैरामीशियम में होता है, यहां नहीं लिखा पर एक्चुअली मोनेरा यानी सारे बैक्टीरिया में ऐसा होता है, काफी सारे प्रोटिस्टा में ऐसा होता है। ये एनसीईआरटी में दिए हैं ये सब कुछ। अमीबा, पैरामीशियम, ये दोनों तो प्रोटिस्टा ही हैं। बाइनरी फिजन। नाउ नंबर 2 मल्टीपल फिजन, बहुत मजेदार है। यहां पे 1 पेरेंट से बहुत सारे डॉटर सेल्स बनेंगे। पता है ये कहां होता है, स्पोरोजोअन क्लास याद है प्रोटिस्टा की, जिसमें प्लाज्मोडियम आता है मलेरिया कॉज करने वाला, उसमें। पर और भी इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में दिया है, अमीबा इन अनफेवरेबल कंडीशन। बहुत मजेदार है, अभी समझाती हूं आपको। फेवरेबल कंडीशन में अमीबा बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है, पर अनफेवरेबल में मल्टीपल फिजन से। क्या होता है समझिएगा, बहुत इजी है। अमीबा क्या करता है, जैसे ही बाहर अनफेवरेबल कंडीशन है, प्रतिकूल परिस्थिति है, कुछ भी, बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, पानी की कमी, खाने की कमी, कुछ भी, अगर उसने बाइनरी फिजन से डिवाइड किया तो उसके डॉटर सेल्स तो भूखे मर जाएंगे। तो वो क्या करता है, आपको पता है अमीबा ऐसा होता है, सबसे पहले सूडोपोडिया विड्रॉ कर लेता है, तो ऐसा बन गया गोल, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब अपने चारों तरफ 3 लेयर्ड मोटी सी हार्ड सिस्ट वॉल क्रिएट करता है। दिस इज 3 लेयर्ड हार्ड सिस्ट वॉल। इस प्रक्रिया को कहते हैं एनसिस्टेशन। उसने अपने आप को सिस्ट के अंदर बंद कर लिया। ऑफ कोर्स पहले सूडोपोडिया विड्रॉ कर लिए हैं, विड्रॉ सूडोपोडिया, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है, और अब वो वेट करता है सिस्ट के अंदर फेवरेबल कंडीशन आने का। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, अब इसके अंदर मल्टीपल फिजन होगा, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे, सबके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म आ गया है।
अब ये सिस्ट वॉल रप्चर होगी और ये सारे बाहर आ जाएंगे। ये छोटे छोटे अमीबा हैं, अमीबुली कहते हैं, और एक एक अमीबुली ग्रो करके एक अमीबा बनाएगा, यानी वन अमीबा से मल्टीपल अमीबा डॉटर अमीबा बन गए। दिस इज मल्टीपल फिजन। इन्हें कहते हैं, ये जो बन रहे हैं स्टूडेंट्स, इन्हें ऑल दीज आर कॉल्ड सूडोपोडियो। सूडोपोडिया होता है ना, तो सूडोपोडियो स्पोर्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पोर्यूलेशन। ये सूडो, एक सच्चे स्पोर्स भी हैं, एल्गी फंजाई में पढ़ाऊंगी, वो भी स्पोर फॉर्मेशन है, इसे स्पोर्यूलेशन कहते हैं। ये सूडोपोडियो स्पोर्स यानी फ्यूचर अमीबी है। सो अनफेवरेबल कंडीशन में दिस इज हाउ इट हैपेंस। पहले दो मेथड देखते हैं, फिर और मेथड्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रोटिस्टा और मोनेरा में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पेरेंट सेल है वो माइटोसिस से डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स, न्यू इंडिविजुअल्स को बर्थ देगा। इसमें वो जो सेल ही था और वो डिवाइड कर गया, तो या तो कहो सेल डिवीजन हो गया या कह दो रिप्रोडक्शन हो गया, एक ही तो बात है। तो सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स ये आना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये देखिए, ये न्यूक्लियस था, पहले न्यूक्लियस स्ट्रेच कर रहा है, न्यूक्लियर डिवाइड कर गया, साइटोप्लाज्म स्ट्रेच कर रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर गया, और 1 पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन गए। दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन इन अमीबा। नाउ व्हाट हैपेंस इन 1 सेकेंड, ये रहा देखिए। तो बहुत सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं जो बाइनरी फिजन से डिवाइड करेंगे। ये 2 एग्जाम्पल्स अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटिस्टा, मोनेरा एनसीईआरटी में दिया है। बट अगर अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो अमीबा अपने सूडोपोडिया विड्रॉ करेगा, 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग अपने चारों तरफ बनाएगा, इसे एनसिस्टेशन कहेंगे। जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होगी तो ये अमीबा उस सिस्ट के अंदर मल्टीपल फिजन करेगा, बहुत सारे छोटे छोटे अमीबी या सूडोपोडियोस्पोर्स बनाएगा, सिस्ट वॉल बर्स्ट हो जाएगी, स्पोर्स लिबरेट हो जाएंगे और वो बहुत सारे अमीबा में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसे स्पोर्यूलेशन कहते हैं। सो अमीबा रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। क्रिस्टल क्लियर? चलिए आइए थर्ड तरीका देखते हैं। सो लेट मी टॉक अबाउट द थर्ड मेथड एंड दैट इज बडिंग। अब बडिंग भी 2 तरह का हो सकता है। तो मैं क्या करती हूं, यहां पे आइए थोड़ा सा डायग्राम, फ्लो चार्ट की लेबलिंग में सीक्वेंस बदलते हैं। ये हो गया मल्टीपल फिजन, ठीक है। मैं बडिंग यहां लिखती हूं, बडिंग। बड का क्या मतलब होता है? कली। यहां पे क्या होगा, आपने यीस्ट में देखा है, यीस्ट क्या है? एक सिंगल सेल्ड फंजाई। वैसे फंजाई सारे मल्टी सेल्यूलर है, पर यीस्ट सिंगल सेल्ड है। तो सपोज करो ये यीस्ट है, ये इसका न्यूक्लियस है। फंगस यूकैरियोट्स होते हैं तो न्यूक्लियस मिलेगा। इसमें एक छोटी सी बड डेवलप हो रही है ये, और ये न्यूक्लियस भी ऐसे डिवाइड कर रहा है, और थोड़ी देर के बाद में ये तो है ही यहाँ पे, और इस बड के पास अपना न्यूक्लियस है, और फिर ये बड डिटैच करेगी, डिटैच फ्रॉम पेरेंट, और ये बड ग्रो कर कर एक न्यू इंडिविजुअल बना लेगी। बॉडी के यहां पेरेंट का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ, यहां पेरेंट का अस्तित्व खत्म हो गया, 1 से 2 बन गए, लेकिन यहां पेरेंट भी रहेगा और बड डिटैच करके न्यू यीस्ट बना रही है। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल बडिंग, एक्सटर्नल बडिंग। और एक्सटर्नल बडिंग में एनसीईआरटी में एक तो यीस्ट दिया है जो हमें आना चाहिए, और एक हाइड्रा। हाइड्रा में भी ऐसी एक्सटर्नल बडिंग होती है। आप समझ गए हैं, आप बड़े इंटेलिजेंट हैं कि मैडम अगर एक एक्सटर्नल बडिंग है तो एक इंटरनल पढ़ाओगे, आप पक्का पढ़ाऊंगी। आइए समझाती हूं इंटरनल बडिंग। सो बडिंग 2 तरह की हो गई, एक्सटर्नल एंड इंटरनल बडिंग। इंटरनल बड बनती है फ्रेश वाटर पॉरीफेरा में, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में, जिसका एक एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। स्टूडेंट्स, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है बाहर, वैसे ना ये या तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं या फ्रैगमेंटेशन से करते हैं, पर जब अनफेवरेबल कंडीशन है तो उनकी बॉडी के अंदर बड्स बना लेते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो उन्हें पानी में रिलीज कर देते हैं और उनसे नया स्पॉन्ज बन जाता है। कुछ ऐसी बड बनती है जैसे ये है, ये छेद है ऐसे, और ये सारे वो सेल्स भरे हैं जो पूरी बॉडी बनाएंगे। ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिलेटिनस, ये एक ओपनिंग होती है, इसे इंटरनल बड कहते हैं। और इंटरनल बड को जेम्यूल कहते हैं, जेम्यूल। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं बडिंग के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट बडिंग। ये देखो, पहला डायग्राम अमीबा में
बाइनरी फिजन है जो अभी बताया था, और ये बडिंग है यीस्ट में। ये देखो, ये यीस्ट है, पेरेंट सेल, ये बड डेवलप हो रही है, ये बड डेवलप हुई और अब बड पेरेंट से अलग हो जाएगी। तो आइए यहाँ पे देखते हैं बड में क्या होता है। यीस्ट अनइक्वल डिवीजन है, साइटोकाइनेसिस इक्वल नहीं हो रहा है। बड छोटी है, पेरेंट बड़ा था, इनिशियली पेरेंट से अटैच थी, फिर पेरेंट से सेपरेट होगी और न्यू यीस्ट यानी न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगी। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। ये देखिए, बड्स हाइड्रा में भी बनती है एक्सटर्नल बडिंग, और इंटरनल बड यानी जेम्यूल स्पॉन्ज में बनता है। इसकी थ्योरी नहीं दी है बट इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो हमने एक साथ पढ़ लिया। ये देखिए, ये हाइड्रा है और ये हाइड्रा में एक्सटर्नल बडिंग हो रही है। ये इंटरनल बड जेम्यूल है, सो दिस इज जेम्यूल इन स्पॉन्ज एंड दिस इज एक्सटर्नल बडिंग इन हाइड्रा। तो हाइड्रा, यीस्ट और स्पॉन्ज, दो में एक्सटर्नल, एक में इंटरनल बडिंग, तीनों के एग्जाम्पल्स डायग्राम एनसीईआरटी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।